नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं? ठीक ही होंगे, स्वस्थ होंगे, उम्मीद करता हूँ। इस लॉकडाउन में हमने इससे पहले एक इतिहास में वीडियो दिया था हर्षवर्धन को, उसे सुनिएगा एक बार। जब गुप्त साम्राज्य का पतन होता है उसके बाद जो इतिहास का चरण आता है उसे कहते हैं पूर्व मध्यकाल। आज की इस वीडियो में पूर्व मध्यकाल में भारत के कुछ राजवंश के बारे में जानकारी देंगे। फिलहाल तो सिर्फ इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, इस वीडियो में। और गुप्त वंश के पतन के बाद उत्तर भारत के अंदर एक राजनीतिक विकेंद्रीकरण का दौर फिर से शुरू हुआ। इस राजनीतिक विकेंद्रीकरण में कई राजवंश उत्तर भारत के अंदर, कई राजवंश दक्षिण भारत के अंदर उदित हुए। नहीं तो अब देखेंगे पूर्व मध्यकाल में भारत के कुछ राजवंश का जो हेडिंग दिया हुआ है उसमें लिखा हुआ है कि 6वीं शताब्दी के अंतिम चरण में गुप्त साम्राज्य के पतन के साथ ही भारतीय राजनीति में अनेक नए राजवंश का उदय हुआ। गुप्तों के पतन के बाद उत्तर भारत में कन्नौज राजनीतिक शक्ति का प्रमुख केंद्र बन गया। कन्नौज, अब देखो कन्नौज जो है महोदय नगर भी कहा जाता था। आप हर्षवर्धन वाला वीडियो देखना, उसमें हमने इस पे चर्चा किया है। कन्नौज का महत्व पाटलिपुत्र के बाद बढ़ा था, उसे महोदय नगर भी कहा गया। और कन्नौज को लेकर त्रिपक्षीय संघर्ष भी हुआ। नहीं, पाल वंश, राष्ट्रकूट वंश और गुर्जर प्रतिहार के बीच। अभी जब गुप्त जो पूर्व मध्यकाल क्या है वो आप मान के चलिए 750 ईस्वी से एक तरह मोटा मोटी कहा जाता है कि 750 से लेकर 1206 ईस्वी के बीच का काल आप पूर्व मध्यकाल के अंदर रख सकते हैं, ठीक है। तो गुप्त साम्राज्य के पतन का जो परिणाम वो क्या हुआ, कुछ पॉइंट वाइज मैंने मोटा मोटी दे दिया है, ठीक है, कि गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद भारत के विभिन्न भागों में राजनीतिक सत्ता के अनेक स्वतंत्र केंद्रों का उदय हुआ। कहने का मतलब राजनीतिक विकेंद्रीकरण का दौर शुरू हुआ। हालांकि हर्षवर्धन मैंने इसलिए वीडियो दिया था क्योंकि हर्षवर्धन के बारे में ही कहा जा सकता है कि उसने राजनीतिक एकीकरण करने का प्रयास किया। भारत का फिर से वो एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया था, एक उसके बारे में आप कह सकते हैं, ठीक है। इसलिए वो वीडियो आपको देखना जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट हमने दिया है गुप्त साम्राज्य के पतन के परिणाम में कि भारत में बहुराज्यवादी व्यवस्था के विस्तार प्रारंभ हुए। नेक्स्ट पॉइंट दिया कि जाति व्यवस्था अत्यधिक जटिल हो गई एवं समाज रूढ़िवादी हो गया। अब जटिल शब्द जो है जटा शब्द से बना है। जटा उलझा हुआ होता है, नहीं है ना, उसको सुलझाना। तो जटिल समाज का मतलब है कि उलझा हुआ समाज नहीं, बहुत ज्यादा इस समाज में रूढ़िवादिता आ गया होगा, कम्प्लेक्सिटी आ गई होगी। नहीं, जातिवाद और गहराई में पकड़ बना लिया होगा, ठीक है। देखेंगे कि नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि अर्थव्यवस्था का भी पतन शुरू हुआ एवं सर्वत्र सामंतवाद की जड़ें मजबूत हुई। सामंतवाद, फ्यूडलिज्म, एक्चुअल में ये एक अपने आप में टॉपिक है। सामंतवाद पे एक वीडियो हम देंगे, ठीक है। सामंतवाद की अर्थव्यवस्था एकदम क्लोज हो जाती है। इसी कारण से हमने कहा कि अर्थव्यवस्था सामंत, जैसे पूंजीवादी ओपन अर्थव्यवस्था, समाजवादी भी क्लोज अर्थव्यवस्था की बात जरूर करता है, लेकिन सामंतवाद जो है ना बंद अर्थव्यवस्था की बात करता है, एकदम टोटली ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बात करता है। और भूमि, राजा, मंदिर के बीच में पूरे संसाधन सिमट के रह जाते हैं, है ना। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है सामंतवाद का, जरूर हम चर्चा करेंगे किसी अन्य वीडियो में। नेक्स्ट देखते हैं कि उत्तर भारत में राजनीतिक अराजकता की भी स्थिति बन गई। अब जाहिर सी बात है, राजनीतिक अराजकता का मतलब क्या कि कमजोर राजा छोटे छोटे राज्य में बट गए, छोटे छोटे राजा, कमजोर राजा, है ना। उसमें से कुछ महत्वपूर्ण राजा जिसके बारे में, महत्वपूर्ण वंश जिसके बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे। अराजकता, जहां कोई राजा ना हो उसे अराजक जहां पे सब कुछ नियम कानून, है ना, किसी का कोई मतलब तौर तरीका पता ना हो, ऐसी स्थिति माना हौच पौच कुछ स्थिति पैदा हो गई, ठीक है। उत्तर भारत में राजनीतिक अराजकता की स्थिति बन गई। अब कोई पूरे भारत को एक करने वाला कोई राजा हो तब तो कहेंगे भाई नहीं, चलिए एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया क्या। नेक्स्ट पॉइंट है कि राजनीतिक, अब यही तो स्थिति था कि आप देखेंगे विदेशी आक्रांता भी, जब आप कमजोर होते हैं, जब आपका एकता विखंडित होती है, जब आप छोटे छोटे राज्य में बढ़ जाते हैं
तो निश्चित रूप से आप विदेशी आक्रांताओं का निमंत्रण भी देते हैं। देते नहीं है, वो नेचुरली आपके देश में स्थिति बन जाती है कि लोग आपके तरफ आक्रमण के नजरिए से देखना स्टार्ट कर देते हैं। देखते हैं कि राजनीतिक अस्थिरता के कारण, अनेक छोटे राज्यों के बनने के कारण विदेशी आक्रमणकारियों का भारतीय हिस्सों को जीतना आसान हो गया। देखिए लाइन क्या है, राजनीतिक अस्थिरता एवं अनेक छोटे राज्यों के बढ़ने के कारण विदेशी आक्रमणकारियों द्वारा भारतीय हिस्सों को जीतना आसान हो गया। तो देखिएगा अरबी आक्रमण स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। वो एक अलग टॉपिक है जो हम इसके बाद पढ़ाएंगे, थोड़ा कुछ इनके बारे में चर्चा करने के बाद विदेशी आक्रांता का ही वीडियो होना चाहिए। धीरे धीरे करके सारे वीडियो देंगे, ठीक है। तब मैं यहाँ पे लिखा हूं कि देखो राजवंश जो पूर्व मध्यकाल के अंदर थे, उत्तर भारत और दक्षिण भारत के अंदर। उत्तर भारत के अंदर पुष्यभूति वंश जो थानेश्वर हरियाणा वंश की थानेश्वर राजधानी थी, मौखरी वंश कन्नौज। आप देखोगे जब वर्षवर्धन पढ़ोगे तो इनके दोनों के बारे में हमने चर्चा कर रखा है। पाल वंश और सेन वंश उत्तर भारत में जो बंगाल राज्य के अंदर उत्पत्ति इनकी हुई, पाल वंश और सेन वंश। राजपूत वंश में देखिएगा महत्वपूर्ण राजवंशों में गुर्जर प्रतिहार वंश जिसका राजधानी गुजरात हुआ करता था, गुजरात के अंदर उनका क्षेत्र पड़ता था। चौहान वंश का क्षेत्र दिल्ली पड़ता था। चंदेल वंश का जो बुंदेलखंड जजाक गुप्ती का एरिया पड़ता था। परमार वंश मालवा। चालुक्य जो सोलंकी वंश भी कहते हैं उसको, अनिर्वाण और गुजरात का क्षेत्र था। उसके बाद आप उत्तर भारत के अंदर देखते हैं हिंदू राजशाही वंश जिसका एरिया गांधार पड़ता है। इनके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी आपको मिलनी ही चाहिए। दक्षिण भारत के अंदर चालुक्य वंश जिनकी राजधानी वातापी थी, पल्लव वंश, कांची, पांड्य वंश, चोल मंडलम, राष्ट्रकूट वंश, मान्यखेत। तो मैंने इस काल में पूरे मध्यकाल में राजवंश जो पूर्व मध्यकाल के अंदर थे उत्तर भारत और दक्षिण भारत के अंदर, मैंने उसे बांटने का प्रयास किया है। तो उत्तर भारत के अंदर पुष्यभूति, मौखरी, पाल वंश, सेन वंश, गुर्जर प्रतिहार, चौहान, चंदेल, परमार वंश, चालुक्य वंश। जबकि ये पूरा एक ही शासक के एक छत्र में होता तो कहते कि राजनीतिक एकीकरण या ये तो ऐसे लगा देखने से कि यही है राजनीतिक विकेंद्रीकरण। नहीं, सब अपने अपने स्वार्थ के में थे, आपस में लड़ते रहते थे। तो जाहिर सी बात है कि आक्रमणकारी एक दूसरे को तोड़ के एक गैप था, ये कहीं ना कहीं यही गैप था जो अरबी आक्रांताओं को भारत ने आकर्षित किया हो। दक्षिण के अंदर चालुक्य, पल्लव, पांड्य और राष्ट्रकूट, इन वंश के बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी हम लोग ले लेंगे ताकि एकदम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं पीटी के अंदर, वही चर्चा करेंगे, ठीक है। तो नमस्कार।